बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग साइड दी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट से बात होती है और आज भी एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है जहां पर हम देख रहे हैं कि कौमी पैगाम अमन कमेटी की DGISPR के साथ एक अहम मुलाकात हुई है। अमन कमेटी की इस मुलाकात में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जिन पर एक नई पेशरफ सामने आ रही है। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुल्क में पेट्रोल मसनूआत के हवाले से कमी के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आया कमी क्या आवाम के लिए मुस्तफ़ीद होगी? क्या इससे आवाम कुछ फ़ायदा उठा सकेंगे या वही सिफर कुछ बुनियादों पर ही ये कमी का इतलाक किया जाएगा? वहीं हम ये देखते हैं कि जी दूसरी जानिब बहुत से ऐसे मामला शहर कराची के जहाँ पे हम देखते हैं कि तरक्की करता हुआ ये शहर मईशत को रीढ़ की हड्डी के मानंद जिसे हम कहते हैं, जिसकी मईशत के लिए एक जानिब हम देखते हैं कि जी कारोबारी तबका शदीद परेशानी का शिकार है। वहीं मेयर कराची बड़े बड़े दावे तो करते हैं लेकिन अब भी एक बड़ा दावा सामने आया है, उस दावे के हवाले से बातचीत होगी। लेकिन ऐसे में गैर कानूनी तरक्याती जो हम देख रहे हैं कि असामियाँ एक जानिब होती हैं लेकिन एक जानिब हम तरक्याती जो हम कहेंगे कि जी रिवॉर्ड्स दिए जा रहे होते हैं, इसके ऊपर भी खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं एक इंकशाफ बड़ा सामने आया है। महकमा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सिंध में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरक्याती मनसूबों या तरक्कियों का भी जो है वो एक इंकशाफ सामने आया। ऐसे में बताया जा रहा है ड्राइवर हजरात हों या इसके साथ साथ चौकीदार, सैनिटरी वर्कर्स, डिस्पैच राइडर्स का बताया जा रहा है कि ये वो वर्कर्स हैं जिनको तरक्की दी गई है और तकर्री करने के बाद इनको जूनियर क्लर्क लगा दिया गया है। आया ये कानूनी जुमरे में आएगा? क्या ये गैर कानूनी भर्तियां हैं? इसके ऊपर भी खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। ऐसे में दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जी जिस तरीके से एक बुजरा के हवाले से बात करें, वजारत पे बैठे, मनसब पे बैठे हुए लोग एक तरीके से देखें तो बंदर बाट का सिलसिला पहले भी जारी रहा और अब भी हम ये देख रहे हैं कि हुकूमतों में ये सिलसिला ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस सारे मामला सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ स्टूडियो में मुजम्मिल यासीन मौजूद हैं। मुजम्मिल यासीन, चूंकि हम देखते हैं कि जी गहरी नज़र है, खास करके जो है वो सिंध के जो शोबा जात है उसके हवाले से भी रिपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में जो बड़ा इंकशाफ हुआ है उसके हवाले से हम इनसे बात करना चाहेंगे। मुजम्मिल यासीन, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। मुजम्मिल यासीन, ये तमाम तर हम देख रहे हैं कि सिचुएशन इससे पहले भी हमने देखा, इससे पहले भी अदवार अगर देखें, हुकूमती दौर देखें तो ये बंदर बाट जो वजारतें हैं उनके मामला तो सामने आते थे। ऐसे में हमने देखा कि ऐसे भी शख्स नजर आए जो कि साइकिल पे पहले नजर आते थे, उसके बाद हमने देखा कि जो उनको वजारत की सीट मिल गई। अब भी इसी तरह के मामला सामने आ रहे हैं। अभी जो ड्राइवर हजरात हैं, चौकीदार हैं, ठीक है, तरक्की का हक सबका है, लेकिन क्या मामला हैं ये ड्राइवर्स या इसके साथ साथ जो दूसरे जूनियर तबके के लोग हैं उनको क्लर्क की पोजीशन दे दी गई है? देखिए जी मुख्तार, मैं आपको एक पहले बात बताऊं कि ग्रेड 1 से 4 तक के ये मुलाजमीन थे, तकरीबन 83 के करीब हैं। इनमें तकरीबन 70 से 75 के दरमियान जो नायब कासिद हैं उनको जूनियर क्लर्क पे आप तरक्की दे सकते हैं अगर उनकी सर्विस को टाइम हो गया 10 साल 15 साल, इस तरीके का टेन्योर होता है। अब जो ड्राइवर है या सैनिटरी वर्कर है या वॉचमैन है, वो जिस चीज़ पर अपॉइंट हुआ है वो उसी चीज़ पर रहेगा। अब आप ये देखो, ड्राइवर को सीनियर ड्राइवर कर सकते हो। अब ड्राइवर को आज आपने 11 ग्रेड की पोस्ट दे दी है, अब 4 साल 5 साल बाद आप उसे 14 ग्रेड की सीट दे दोगे, कल को वो 19-20 ग्रेड में आ जाता है तो वो क्या डिलीवर करेगा? वो तो अपॉइंटेड ड्राइवर पे हुआ है, सैनिटरी वर्कर हुआ, उसका तो माइंड सेट यही होगा वॉचमैन का। हाँ, अगर उसने कोई चीज़ ऐसी की है, मैंने मुंतज़र मेहदी साहब को कॉल की, मैंने कहा सर इनको ये खिलाफ कानून है, मुझे तो जो मालूमात मिली हैं उनकी जानिब से ये कहा गया, उनका जो मौक़िफ़ था मैंने वो भी चलाया। उनका कहना था ये रूल्स के मुताबिक ये सारी चीज़ें हुई हैं, आप चाहें तो आप अपना काम करें, लेकिन मेरा काम था मैं आपको अपनी राय दे दूं। मैंने ठीक है सर, लेकिन ये कि कल को कोई चौकीदार है, अगर वो सेक्रेटरी बन गया 4 साल बाद 5 साल बाद, कहाँ पे खड़े हुए? उन्होंने बोला बहुत आगे की बात करो, इनको ये कानून के मुताबिक जो है ये भर्तियाँ दी गई हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं जिस तरीके से आपने कहा कि अगर कोई चौकीदार है या कोई ड्राइवर है उसको हम उसकी सीनियरिटी पे शक नहीं कर रहे और डेफिनेटली अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी पजीराई ज़रूरी भी है। ऐसे में जूनियर को सीनियर बना देना ये एक अच्छा है, लेकिन उसके शोबे से वाबस्ता है। लेकिन ऐसी शख्स है जिस तरीके से 11 ग्रेड का ऑफिसर बनने के बाद 14 ग्रेड या 15 ग्रेड के ऊपर अगर वो जा भी रहा है, ऐसे में फिर एक चीज़ रुकावट है ना, वो है हमारे पास अगर देखें तो हम अकाउंटेबिलिटी पे जाएंगे तो वहां पर आ जाती है एजुकेशन। क्योंकि डेफिनेटली अगर एक राइडर को हमने हायर किया हुआ है या अगर हमने किसी माली को किया हुआ है तो उसकी जो बुनियादी एजुकेशन होगी वो या तो 8वीं क्लास होगी या मैट्रिक पास होगा। ऐसा ही है? ऐसा ही है। दूसरा ये कैरियर तब्दील हो गया ना। अब आप देखो, आप ड्राइवर हो, आप न्यूज़ एंकर हो, न्यूज़ एंकर से मैं आपको बोलूँ कि आप फॉर एग्जाम्पल कि भाई CEO हो गए, कैसे हो गए भाई, उसके लिए क्वालिफाई आप करो। ये बहुत सारी चीज़ें होती है एक तरीके कार। अब मैं रिपोर्टर हूँ, अब मैं कैमरामैन को बोलूँ तुम रिपोर्ट लेकर आ जाओ,
उसके लिए क्या वो मैयार पे तो पूरा होता legally है? कोई नोटिफिकेशन अब वहां से जारी हो चुका है? देखें लीगली तो ये 9 जनवरी को ये चीज़ें जो जारी हुई थी, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे मुंतज़र मेहदी के दस्तखत थे, उनकी मंजूरी के बाद ये जारी हुआ था। मैंने उसी वक्त उनको कॉल की, मैंने सर इस तरीके से, फिर उसी के थोड़ी देर बाद ये दूसरे जो रिपोर्टर थे उनके पास ये न्यूज़ आ गई कि भाई ये 83 मुलाजमीन हैं, ये काफ़ी वक्त से जो है ये तरक्कियों के ख्वाहिशमंद थे, मेरिट पे इनकी तरक्कियाँ की गई हैं, इस तरीके से ये समझ ले अपने फेवर में न्यूज़ चलवाने की। तो बहरहाल मैंने सारी मालूमात ली, मैंने मुंतज़र साहब से कांटेक्ट भी किया, एक दो जो हमारे सीनियर रिपोर्टर थे जो मुझसे भी ज़्यादा तजर्बा रखते, मैंने उनसे बात की मैंने ये इस तरीके से, तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल इसमें इजाज़त नहीं है। कैडर तब्दील करने का जो हक है वो किसी के पास नहीं है। एक बीच में रिसेंट में कोई जज, किसी ने कोई जजमेंट भी जारी की थी किसी जज ने सुप्रीम कोर्ट की कि सीएम के पास भी कैडर तब्दील करने का इजाज़त नहीं है। अगर आप ड्राइवर भर्ती किए गए हो, आप वहाँ से इस्तीफा दो। अगर रीज्वाइनिंग करते हो, फॉर एग्जांपल कि आपकी 28 साल से कम उम्र है, एक तरीके का गवर्नमेंट का एज लिमिट का भी मामला चल रहा है ना कि 28 साल या 26 साल की उम्र में आप ड्राइवर भर्ती हुआ, आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, तजर्बा हो गया, आपने दूसरी सीट पर अप्लाई किया, आप वहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हो, तो आप वहाँ से रिज़ाइन करते हो, फिर एक लंबा प्रोसेस है। इन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया, ड्राइवर से डायरेक्ट वो जूनियर क्लर्क पे आ गया। अब ये कल अच्छा, इसमें ना एक और चीज सामने आती है, जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी नौकरियों के मौके नहीं मिलते हैं, तो जब अगर इसी तरीके से होगा कि जी इस तरह के ड्राइवर्स हो गए या इसी तरह के जो राइडर्स हो गए, डिस्पैच मुलाजमीन हो गए या माली हो गए, अगर इन्हीं को तरक्की दे दी जाएगी तो वो सीट्स जिनके ऊपर जो दूसरे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, तो फिर वो तो इससे महरूम ही रहेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम, इसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ख़ास करके बात हो रही है गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से। वही हम देखते हैं कि जी मुतातिद बार हुकूमती सतह पे जो भी साबिका हुकूमतें गई हैं उनके अदवार में भी इस तरह के मामला सामने आए थे और अभी ये मामला सामने है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं कादिर राजपीर साहब, और राजपीर साहब जो एडवोकेट भी हैं, इसके साथ साथ लीगल एक्टिविस्ट भी हैं, यंग लॉयर एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। हम उनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि जी गैर कानूनी भर्तियों के मामला अब सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारी गुफ्तगू भी हुई थी इस पे, जिस पे हमने आपसे शेयर भी किया था कि खास करके वो डेजिग्नेटेड लोग जो कि जिनका प्रोफेशन एक मखसूस जो है वो हम कहते हैं कि जी साल तक रहता है, राइडर्स हो गए हैं या माली हो गए हैं या इसके अलावा जो दूसरे डिस्पैच मुलाजिम होते हैं, इनको तकर्री के बाद जो है वो इनको नाइब का ओहदा दे दिया गया है। बल्कि हम ये देखें तो इनको खास करके तकर्री के बाद एक 11th ग्रेड का अफसर बनाने के लिए जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया। आपको लगता है कि नोटिफिकेशन इस तरह का जारी हो जाना किसी महकमे की कारकर्दगी पर, और अगर कानूनी हिसाब से देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल है? Thank you, sir, for taking me on board on this issue. And if I may, you are referring to that letter जो prosecution officer निकाला है ना अभी regarding promotion जो है वो ड्राइवर्स का जो जूनियर क्लर्क पे हुआ है जी। इसमें सर छोटा सा जो एट द वेरी आउटसेट मेरी सबमिशन है कि पहली बात ये है कि ये जो प्रोसिक्यूशन ऑफिस है ये प्रोसिक्यूटर जनरल सिंह जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अलबत्ता ये जो डिपार्टमेंट है ये लॉ डिपार्टमेंट है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये बुनियादी तौर पर ही गलत है, क्योंकि ये हमेशा अगर आप इस लेटर का अगर आप पहला पैरा पढ़ेंगे तो वो लिख रहे हैं कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो है वो लॉ डिपार्टमेंट है, वो निकालना था। दूसरी बात जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया कि एक ड्राइवर या नायब कासिद जो है, ड्राइवर सर एक जो पोस्ट है उसकी अपॉइंटमेंट जो क्राइटेरिया है वो है 6th क्लास या 8th क्लास और वो एक वर्किंग कैडर है। अच्छा, साथ साथ नायब कासिद जो है वो यूजुअली रेफर नायब कासिद जो है वो एक ऑफिस बॉय है, और जो उनकी प्रमोशन हुई है जूनियर क्लर्क की वो स्ट्रेट अवे एक मैनेजमेंट कैडर है। अब ये नायब कासिद 50 साल नौकरी कर ले तभी वो नायब कासिद रहता है, उसका सिर्फ टाइम स्केल और पे स्केल बढ़ रहा होता है। लेकिन जूनियर क्लर्क जो है ये आगे जाकर जो है वो असिस्टेंट बनता है, फिर वहां से असिस्टेंट डायरेक्टर बनता है, फिर डिप्टी डायरेक्टर बनता है। तो ये बाकायदा एक मैनेजमेंट कैडर है और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो इंटर ग्रेजुएशन और कंप्यूटर में एक्सपर्टीज और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप एक ड्राइवर को जूनियर क्लर्क कर रहे हैं तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली उसके वो प्रमोशन भी होंगी जिसमें वो एडी बनेगा, डीडी बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तो इदारे के साथ भी ज्यादती है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है और बिल्कुल इलीगल ऑर्डर है।
ठीक है सर, दूसरी जानब जिस तरीके से आपने कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये मामलात अगर हम देख रहे हैं, ऐसे में अब ये लीगली तौर पे अगर ये गलत है तो सर इसको सुधारने के लिए क्या किया जाएगा? क्या अभी ओपोजिशन जो जमातें होती है उन्हीं को कि इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा? इसके लिए कोई खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी या कोई इनको नोटिस भेजा जाएगा? सर इसमें 2-3 रेमेडीज जो अवेल हो सकती हैं, बिकॉज ये दिस कम्स अंडर लॉ डिपार्टमेंट ना, तो वी कैन फर्स्टली वी आर सपोज टू अप्रोच लॉ डिपार्टमेंट को अप्रोच किया जा सकता है कि लॉ डिपार्टमेंट इसके ऊपर जो है वो सू मोड एक्शन ले कि ऐसा काम क्यों हुआ है, इतनी इलीगल लॉ डिपार्टमेंट के अंदर अगर इलीगल काम होंगे तो फिर और किसी डिपार्टमेंट से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोई एज पर लॉ काम करेगा, बिकॉज लॉ डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो अगर कोई और काम गलत कर रहा है कोई और डिपार्टमेंट, तो उसको वेट करे और उसको वेट करके बताए कि नहीं जनाब आप ये काम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। उसके बाद सर अपोजिशन जमात है, पार्टी है या कोई एक्टिविस्ट है या जो इसके अंदर जो है ना एक्चुअली हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होगा वेयर इन पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें जो है वो अल्टीमेटली जो है वो डिपार्टमेंट को नुकसान का मकसद ये है कि आवाम को नुकसान का मकसद है, तो इसमें लिटिगेशन जाएगा और इसी के अंदर जो है रिट के अंदर जो है इसका ये जो नोटिफिकेशन है ये चैलेंज होगा। ठीक है सर, ये ह्यूमन राइट्स की भी तो खिलाफ ही है एक तरीके से देखें, क्योंकि नौकरियों का झांसा हम एक जानिब देखते हैं कि जी इससे पहले भी साबका हुकूमतें आई हैं, उन्होंने नौकरियों के झांसे दिए और इसी तरीके से हमने तकर्रियों के मामला देखें। ऐसे में इस वक्त भी जो ये मामला सामने आ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो इदारा है उसके लिए भी एक परफॉर्मेंस है ना, उसकी एक अपनी परफॉर्मेंस है। अगर हम इस तरीके से भी देखें तो हमें एक तरीके से नज़र आता है कि जी जो नौकरियाँ देने वाले इदारे हैं या जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं बेसिकली वो इससे महरूम हो जाएंगे। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बेसिकली ये नौकरी का जासा नहीं है, ये बेसिकली सियासी तकर्री है और सियासी तकर्रियों के साथ साथ पॉलिटिकल लोग जो हैं जो साहिब इक़्तिदार है और गवर्नमेंट बैठे हुए अपने लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं बाय दिस मीन्स। और इसका जो अल्टीमेट अगर आप मुझे इसका वाइडर स्कोप डिस्कस करने के लिए कहें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है तो जज और पुलिस से ज्यादा जो सबसे ज्यादा अहम रोल होता है वो प्रोसिक्यूशन का होता है और प्रोसिक्यूशन यही डिपार्टमेंट है जिसको हमने जेर बहस लाया हुआ है। तो जब आप देखेंगे कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर पहले से ही इतनी जो है वो हमारे पास आप देखें कि रोड पे जो केसेस होते हैं जिस तरह के भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें 90% रेशियो है एक्विटल का, सजाएं नहीं आ रही। तो जब प्रोसिक्यूशन के अंदर इस तरह के ड्राइवर्स को आप क्लर्क भर्ती कर देंगे, ऑफिसर्स पे ले आएंगे और जिनकी एक्सपर्टीज ही नहीं होंगी तो वो फिर हमारा जो है ना वो जुडिशियल सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है सर, इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि इसके लिए अगर अगेंस्ट में हम कोई चीज़ फाइल करते हैं तो वाकई में इसके लिए भी कार्रवाई होगी, क्योंकि अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि लॉ के कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे लोग मतलब लोगों का जो परसेप्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि लोगों का परसेप्शन ये होता है कि जी इस इदारे के लिए तो हम बोल ही नहीं सकते। नहीं सर, वो दूसरे इदारे के लिए हम बोल नहीं सकते, इन इदारों के लिए हम बोल सकते हैं और मैं समझता हूँ कि कानून की रेट अभी तक कुछ हद तक बरकरार है। 26वीं तरमीम के बाद भी 27वीं तरमीम के बाद भी कुछ हद तक कानून की रेट बरकरार है कि क्योंकि ये जो काम हुआ है ये सिरे से ही गलत है, इसकी कोई फुटिंग कोई बैकिंग नहीं है। मतलब ये जहां भी क्वेश्चन किया जाएगा तो एट द वेरी आउटसेट एक सेन आदमी एक जो कानून को समझता होगा वो इसको उड़ा देगा और मैं समझता हूँ इसके लिए जो एफिशिएंट रेमेडी है वो डिपार्टमेंट नहीं होगा, वो हाई कोर्ट ही होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन में पिटीशन में इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, आपके कीमती वक्त का भी बहुत शुक्रिया। कादर राजवी हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी नौकरियों के हवाले से बात करें, वजारतों के हवाले से बात करें, इक़्तिदार के हवाले से बात करें तो ये बंदर बाट का सिलसिला जारी और सारी। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि शहर कराची के लिए बड़े बड़े ऐलानात भी किए गए। ऐसे में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 2025 के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम जारी रहने का दावा भी किया, जो कि अब भी जारी लेकिन कंप्लीशन नजर नहीं आ रही है। ऐसे में नैब की जानिब से बड़ा फैसला भी सामने आया। नैब ने जो है वो बाकायदा तौर पर यह भी ऐलान किया कि जितने मंसूबे बनाए गए हैं उसकी तफसीलात सामने लाई जाएं। ऐसे में अब जो एक मामला सामने आ रहा है शहर कराची में, क्योंकि ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ऐसे में हम देखते हैं कि जी पानी के मसाइल बढ़ते चले गए। तो अब वाटर हाइड्रेंट का मामला सामने आ रहा है जिसने मेयर कराची ने बड़ी सख्ती से नोटिस लिया। इसको हम बड़े अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये अब ही क्यों, जब नैब तहकीकात के मामला सामने आ रहे हैं तो अभी इतने स्ट्रिक्टली एक्शंस क्यों लिए जा रहे हैं, इससे पहले ये एक्शन क्यों नहीं लिए गए। बिल्कुल जी, हमारे साथ जो है वो मुज़म्मिल यासीन मौजूद। मुज़म्मिल, इससे पहले भी आपने मुतादिद बार रिपोर्ट भी किया हमें, खास करके तरक्याती मंसूबों के हवाले से। कंप्लीशन हो जाती है, कंप्लीशन रह जाती है, लेकिन ऐलानात दूसरे मंसूबों के हो जाते हैं, और अब जो ये मामला सामने आ रहा है इसके बारे से बताइएगा। देखिए मुख्तार, मैं आपको बताऊं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट था ना हाइड्रेंट्स के साथ,
ये कानूनी तौर पे एक एग्रीमेंट था जो कि अब आने वाले दिनों में ये एक्सपायर हो जाएगा, इसकी मुद्दत हो जाएगी मुकम्मल। मेयर कराची की जानिब से ये ऐलान किया गया, जो कि पॉजिटिव चीज़। अब ये देखना ये कि इम्प्लीमेंट होता है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है। उनकी कोशिश और ख्वाहिश है कि जो अच्छी बात है कि कराची के हर घर में पानी हो। वो कहते हैं कि अगर कि ये हाइड्रेंट होंगे तो मुश्किलात होंगी, चाहे वो KWSB के हो, कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन के हो या प्राइवेट हो। ये होंगे तो कराची शहर के पानी की जो सप्लाई है वो मुअत्तल रहेगी, या फिर वो वक्त के साथ साथ ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएगी। आमतौर पे ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर रिन्यू हो जाते हैं, लेकिन मुर्तज़ा वहाब की जानिब से एक चीज़ जो की गई है ये अच्छी है। लेकिन एक साथ एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि मुर्तज़ा वहाब को लेटर लिखा गया है नैब की जानिब से कि 2020 से 25 के दरमियान जो मंसूबे हुए हैं, तरक्याती मंसूबे, जो भी चीज़ें उसके बारे में तफसीलात दी जाएँ। इससे पहले साबिक मेयर कराची थे वसीम अख्तर, उसमें उनसे भी पूछा जाएगा। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी रहे कुछ टाइम के लिए, उनसे भी पूछा जाएगा। और एक भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, जब बीच में हुकूमत चेंज हुई थी, PDM की जब गवर्नमेंट आई थी, तो MQM पाकिस्तान की रिकमेंडेशन पे एक एडमिनिस्ट्रेटर को लगाया गया था। तो ये 3-4 लोग ही अकाउंटेबल होंगे कराची शहर में। एक मुर्तज़ा वहाब को आप खाली नहीं बोल सकते कि मुर्तज़ा वहाब से पहले भी बहुत सारे लोग आके जा चुके हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बड़ा ऐलान तो किया है जो हाइड्रेंट वाटर हाइड्रेंट है उसको क्लोज करने के लिए, और जिस तरीके से आपने कहा कि जी मंसूबे जो है वो उनका कंप्लीट होने के लिए जा रहा है, जो खास करके एक कॉन्ट्रैक्ट था बेसिकली। तो यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि पिछले 2025 में और 2024 की अगर बात करें तो 2024 से 2025 और 25 से जो 26 कई साल हमने देखा, इसमें वाटर हाइड्रेंट का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया गया, जहाँ पे हमने देखा कि जी पानी के शदीद मसाइल शहरी कराची की आवाम ने भुगते हैं। ऐसे में ये मजबूरी बन गया था कि वाटर टैंक के साथ जो है वो राब्ता किया जाए और उनसे पानी मंगवाया जाए। वहीं पर ही हमने ये भी देखा कि वाटर टैंकर्स की चांदी होती हुई दिखाई दी गई। तो ये भी कोई एक मिला जुला कुछ ऐसा मामला तो नहीं है इसके अंदर? देखिए, बिल्कुल होता है। वाटर हाइड्रेंट, ये पानी टैंकर जो चलाते हैं ना, पानी के टैंकर, ये एक माफिया है। ये आपको एक मौजूदा हुकूमत में नहीं, इससे पहले भी मिलेंगे। इससे पहले मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों की। तहरीक इंसाफ ने भी की, नून लीग ने भी की, पीपल्स पार्टी की भी ये वापस अब ये मुश्तरका हुकूमत एक तरीके से। पीपल्स पार्टी भी फेडरल में सपोर्ट कर रही, नून लीग भी है। एक तरीके से सब ने मिल के जो है इस गवर्नमेंट को बनाया, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो ये एक जमात पे या किसी एक फ़र्द पे डाल देना मलबा कि ये मुनासिब नहीं है। ये एक पूरी एक माफिया है, सिस्टम है ना। सिस्टम में इसमें तकरीबन अगर हम बात करते हैं पानी के ऊपर, कराची शहर में हर सियासी जमात ने ये कहा कि ख़त्म होना चाहिए। ऐलान किया जाता है, जब इलेक्शन होते हैं उस वक्त भी ये मंशूर डाला जाता है कि घर घर ये चीज़ होंगी, फलां फलां होंगी। वो तो लेकिन K4 मंसूबे के हवाले से K4 मंसूबे में मैं आपको बताऊं कि K3 K4 मंसूबे में फेडरल गवर्नमेंट ने जो भी रिसेंट में जब बजट पास किया उसमें फंड रखे ही कितने, 40 अरब रुपए के करीब की रिक्वायरमेंट थी, दिए कितने। और ये K4 का जो मंसूबा ये कब से रखा हुआ, फैसल वाउडा वजीर अभी वसाइल थे उस वक्त इसको रखा गया था, अब तक ये मुकम्मल नहीं हो पाया। तो इसमें बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें ना हो। इसमें सिर्फ मुर्तज़ा वहाब या फिर दूसरी चीज़ें दूसरे लोग ही, कुछ लोग ऐसे जो देखें कि जो ये जो मंसूबा चलते हुए आ रहा है, इसमें मुतादिद बार मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व रही हैं। इसी दौर में हमने देखा कि बानी PTI के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उनकी भी गवर्नमेंट रही, उन्होंने भी यही लॉलीपॉप दिया K4 के हवाले से। उससे पहले हम अगर नून लीग की हुकूमत की बात करें, उस दौर में भी K4 के हवाले से बात होती रही। फिर पीपल्स पार्टी के जितने दौर गुजरे हैं उसमें भी K4 की बात होती दिखाई दी गई। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी या हम सिंध हुकूमत को जो ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं उसकी वजह ये सामने आती है कि सबसे ज्यादा अब जो सूबा सिंध पे जो हुकूमत की गई है वो पीपल्स पार्टी ने की है। तो ऐसे में जब अवामी मसाइल को हल करने की बात आती है, वो कहते हैं, और वो बल्कि वो दावा भी करते हैं कि हमने शहरी कराची के तमाम मसाइल हल किए हैं। लेकिन ऐसे में अगर K4 की बात करें वो तो अधूरा मंसूबा नजर आता है। देखिए, वो तो अपनी जगह पे अधूरा है ना। ये सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने मिलकर इस मसले को हल करना है। हाल ही में सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो एक लेटर लिखा गया था कि हमें पानी कराची के लिए इजाफी चाहिए 1200 क्यूसेक। उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला पेश किया था कि सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा थोड़ा थोड़ा सा पानी अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दे। कराची की आबादी बढ़ रही है, आप सब लोग ये देखें, कराची को एक सबसे जो बड़ा मसला है ना, वो आबादी बढ़ती जा रही है हर गुजरते साल। अगर हम नॉर्मली शहर की बात करें, मरदमशुमारी में तकरीबन 2 करोड़ के करीब आबादी का जो है ना बताया गया है कि 2 करोड़ आबादी, जबकि आबादी से ज़्यादा है। हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामने, बढ़ती आबादी इस शहर का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह करेगी, सीवरेज सिस्टम भी तबाह करेगी, पानी के निज़ाम को भी दरम भरम करेगी। जब आपकी आबादी को आपने देखना है, उस हिसाब से आपको चीज़ें प्लान करनी है। हम प्लान कर रहे हैं 2047 का भी ग्रेटर कराची प्लान दे रहे हैं, सही है।
सही है। अब हम दे रहे हैं 2047 का, हाल ही में 2020 में हमने दिया था, वो सारी चीज़ हो गई, गजट नोटिफिकेशन भी हो गया। अब इस बात को 5 साल लिए हुए, हम अपने पूरे जो पुराना प्लान बनाया था सबने मिलके हम उससे बैक हो गए। अब 2047 तक हमने ग्रेटर कराची प्लान को तश्कील देना है, सही है, वो सारा बनेगा, उसके लिए एक अथॉरिटी बन गई। अब इस बात को कैसे मुमकिन बनाएंगे कि 2030 में वापस बोलेंगे शहर कराची का जो ये नक्शा है ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे जो तो ये तो एक तरीके से मैनिपुलेट करना हो ना, आवाम को जो है वो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। अब 1947 अगर हम बात करें 2047 के हवाले से, तो डेफिनेटली जो ये 15 साल या 20 साल बीच में आ रहे हैं, ये 15 से 20 साल कैसे गुजरेंगे? क्या सिर्फ वही ख्वाब देखते रहेंगे कि जी 2047 में मंसूबा पूरा हो जाएगा, तो अब हमें जो ये दुश्वारियां हैं, ये दुश्वारियां इसीलिए ताकि हम वो फल देख सकें। लेकिन हमें अभी तक जितने भी मंसूबे नजर आते हैं, अगर शहर कराची की हम बात करें तो कोई भी मंसूबा अभी तक मुकम्मल तौर पर पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दिया गया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस साथ में हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारे प्रोग्राम्स का नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बात हो रही है तरक्याती मंसूबों के हवाले से, वहीं हम देख रहे हैं कि चीफ मुर्तज़ा वहाब खास करके मुतहरिक होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मंसूबे मुकम्मल होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं PTI साहब का ताल्लुक है, MNA है, नुसरत वाहिद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। नुसरत वाहिद साहबा, तमाम तरह सूरत हाल शहरी कराची की सबके सामने है। ऐसे में हम देखते हैं कि हुकूमत सिंध के बड़े दावे सामने आते हैं जिसमें वो तरक्याती मंसूबों की बात करते हैं। डबल डेकर बसेस भी अब चलाई गई हैं, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को कहते हैं बेहतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब कोई भी मुश्किल वक्त पड़ता है, कोई बारिश आती है, तो उसमें सारा पोल खुल के नजर आ जाता है। ऐसे में मुतादिद बार जो है वो आवाम की जानिब से सवालात भी किए जाते हैं और वही कहते हैं कि जी तमाम लोग मिलकर क्रिटिसाइज करते हैं हमें सिर्फ। सर, किस तरीके से मैम आप देखती हैं इनकी परफॉर्मेंस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्र अपने प्रोग्राम में चलने का। देखिए परफॉर्मेंस इनकी, इसकी कोई क्या बात करें, मेरे ख्याल में पिछले 30 साल से ये यहाँ पे बिल्कुल बरजमान है। बेनज़ीर की डेथ के बाद से तो लाजमी, मतलब उससे पहले भी बेनज़ीर साहब आई हो गई, लेकिन उसके बाद से सिंध इनके हवाले है। जो कुछ भी इन्होंने किया है सिंध के साथ, मेरे ख्याल में कोई जरा सी भी सिंसियर हुकूमत होती तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। इतना फंड इनको हर साल मिलता है, लेकिन आप अगर सिर्फ कराची को ही देख लें तो अंदरूनी कराची जरा सा भी चले जाएं बाहर तो शायद फिर भी थोड़ा सा कोई सड़कें वड़कें बेहतर होती हैं, लेकिन जैसे ही आप अंदर की तरफ जाते हैं तो इतनी टूटी हुई सड़कें हैं कि इवन अब डिफेंस में भी आप चलते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया है, इन लोगों को क्यों किसी चीज का ध्यान नहीं रहता। आप देख लें, पुल बनाते हैं, उसके 1 साल बाद वो टूट जाता है, पहली बारिश में बह जाता है। पानी का इंतजाम देख लें, आज तक नहीं हुआ है। वही कंटेनर जो है वो पानी लेके आ रहे हैं और 10-10 हज़ार में एक बिक रहा है पानी का, क्या कहते हैं उसको, कंटेनर नहीं और जो भी हाइड्रेंट होते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब नुसरत वाहिद साहिबा, एक और बात ये सामने आती है, जब मेयर कराची से इस तरह सवाल किया जाता है ना तो वो बड़ी आसानी से उसका जवाब दे देते हैं। उनसे गुलिस्तान जौहर की बात करें कि जी वहाँ की सड़कें नहीं बनी हुई या वहाँ जो है वो सहूलतों का फुकदान नजर आ रहा है, तो वो फौरन से कहते हैं कि जी ये तो हमारी डोमेन में नहीं आता, ये तो जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड में आ जाता है। फिर इसी तरीके से हम अगर DHA की बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि DHA में सड़कें नजर नहीं आ रही, आप उस पर भी अगर सवाल करेंगे मुर्तज़ा वाहिद साहिबा से साहब से, तो वो यही कहेंगे कि भाई वो मेरे जोन में आता ही नहीं है, वो मेरी डोमेन में ही नहीं आता। अच्छा, तो उनसे कहें वो बोर्ड लगा लें कि मैं यहाँ का मेयर हूँ, मैं यहाँ का मेयर हूँ, मैं यहाँ का मेयर हूँ और इन इलाकों का मेयर नहीं हूँ। एक शहर का मेयर होने का मतलब तो यही है कि आप पूरे शहर के मेयर हैं। बेशक कैंट एरिया है, बेशक वो कुछ और है, लेकिन वो आता तो आपके ही उसमें है ना, कोई और तो नहीं इसको चला रहा। चलाने वाले तो आप ही लोग हैं, सारे फंड तो आप ही के पास आते हैं, हर तरह के फंड आपके पास आते हैं। तो जिस तरह आप देख लें कि इन लोगों ने जब इलेक्शन होने वाला था तो एक MNA को 1 अरब रुपया दिया था कि जी ये तरक्याती फंड है। वो तरक्याती फंड उनकी वो किसी चीज में लगाते हैं, वो तो जेब में डालते हैं और फारिग हो जाता है, सब कुछ वहीं का वहीं रह जाता है। तो पैसे ये इस तरह जाया करने के बजाय मोस्ट प्रॉब्ली इनको चाहिए कि ये उसको उस तरह इस्तेमाल करें जो वाकई लोगों को कुछ फायदा हो। क्या मतलब हो क्या रहा है मुझे बताइए। पानी नहीं है, गर्मियों में बिजली नहीं होती, जबकि लोगों को चाहिए होता है कि पंखे के नीचे लेटे। लोग AC तो नहीं चलाते, हर बंदा तो AC नहीं अफोर्ड कर सकता, एक पंखा तक नहीं चलता उनका, और बिजली का बिल इतना ज्यादा होता है कि
गरीब आदमी तो खुदकशियों पे उतर आया है। अगर अभी की बात भी करें तो अभी हम ये देखते हैं कि जी आवाम की जानिब से बड़ी शिकायत भी मौसूल होनी शुरू हो गई है। सुई गैस के हवाले से बड़ी जो है शिकायत हो रही है। गैस तो है ही नहीं, वैसे ही नापे हो चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब अगर बिल देखें तो बिल लोगों के घरों में, मुतवस्सित तबके के घर में जो एक बिल आ रहा है वो तकरीबन 10 से 15 हजार आ रहा है। तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि जी आप तो मुहैया जो चीज़ कर ही नहीं रहे तो उसका बिल इतना ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है। दूसरी जानिब हाइड्रेंट के हवाले से बात करेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि जी वाटर हाइड्रेंट जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो सवालात बनते हैं नुसरत भाई साहिबा कि एक तो हम ये देखें कि क्या कंजम्पशन हमारी पूरी हो रही है कि जो हमें वाटर हाइड्रेंट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने तो हमेशा से ये देखा कि जहाँ पानी रुक जाता है उसके बाद वाटर हाइड्रेंट ही होता है, जिससे लोग समझ लें कि जी पैसे देके पानी ले रहे होते हैं। पानी कैसे पूरा करेंगे मुझे बताएं। कराची वाद से जो पानी आता है वो पानी सारा ये लोग बेचते हैं। वो लोगों के घरों में उस तरह नलकों में नहीं आता, पाइप्स में नहीं आता जिस तरह किसी जमाने में आता होगा शायद, लेकिन अब नहीं आता। कुछ इलाके हैं जहाँ पे पानी है, जैसे अजीजाबाद में पानी है उनके नलकों में, या नाज़िमाबाद में कुछ इलाकों में पानी है, लेकिन बाकी जो कराची जो नया इन्होंने किया बनाया है उसमें कहीं पानी नहीं है। हर एक को पानी मंगवाना पड़ता है। मैं अभी अर्ज कर रही हूँ 10-10 हज़ार 10.5 हज़ार हो गया है पानी, जिस तरह पानी आता है। और कितना चलता है? ज्यादा से 10 दिन, इससे आगे नहीं चलता वो पानी। तो कोई आदमी किस तरह इसको अफोर्ड कर सकता है जिसकी तनख्वाह ही 25,000 है? आप सोचें 25,000 से या 35,000 कर लें, उसमें वो बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे। अभी जैसे आपने कहा गैस रात को 9 बजे बंद हो जाती है, हमारे यहाँ भी 9 बजे बंद हो जाती है, और उसके बाद फिर आप या सिलेंडर इस्तेमाल करें, या बिजली का हीटर इस्तेमाल करें, या बिजली का चूल्हा इस्तेमाल करें। अच्छा, लेकिन K4 के मंसूबे पे बड़ी बात होती है। हमने आपकी हुकूमत के टाइम भी देखा, जब PTI की हुकूमत थी तब भी K4 के मंसूबों के लिए बड़ी बात हुई। अब भी सिर्फ बातें होती रहती हैं। हमने ये देखा कि जी मुतादिद जो पिछले 25 साल गुजरे हैं उस पर मुतादिद हुकूमतें आई हैं और बरजमान रही, लेकिन K4 का मंसूबा अभी तक वैसे ही अटका हुआ है। देखिए, हमारी हुकूमत को इसलिए शामिल नहीं करना चाहिए कि ये एक पीरियड है, बिल्कुल छोटा सा पीरियड है। इस 75 साल हिस्ट्री में अगर देखें तो सिर्फ छोटा सा 3.5 साल का पीरियड है, जिसमें जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज थी वो कोरोना थी, जिसने बिल्कुल पूरी दुनिया को निचोड़ के रख दिया था कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो भी 1.3 उसमें चला गया था। इतना उनका लॉस हो गया था। मौतें कितनी हुई, कितने लोगों ने सफर किया, कितने मुल्कों ने, पड़ोस में देख लें इंडिया में किस कदर मौतें हुई, उसको किस तरह संभाला इमरान खान साहब ने। और न सिर्फ ये कि वो स्मार्ट लॉकडाउन किया, बल्कि उन्होंने पैसे घर में भेजे, लोगों को इज्जत से पैसे दिए। ये नहीं कि आटे की बोरी लेके के लिए जाएं और रास्ते में मर जाएं, क्योंकि इतना रश है कि उसमें आप फिर जाते हैं, खत्म हो जाता है सब कुछ। इस तरह नहीं, इज्जत से दिया। हमने खुद अपनी जेबों से जाके हैदराबाद में और दूसरे जो सलाब गुजरान थे उनके पास जाके कुर्सियों में बिठा के उनके पास राशन के थैले और पैसों के वो अलग अलग करके दिए कि कोई किसी की इंसल्ट ना हो। ये सब कुछ भी हमने उस जमाने में किया अपने 3.5 साल में। तो मुझे बताइए उसमें और क्या करते? जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया। सफायक आए थे खान साहब यहाँ पे, लेकिन उसके बाद वो तो बताते हैं ना, बताने वाले के बाजवा साहब तो 19 से ही 18 में हम आए और 19 से ही खुरपी लेके हमारी हुकूमत की जड़ें कमजोर करने शुरू हो गए थे। वो इन सारों को कहते थे, शहबाज शरीफ को, सईद साद रफीक को, इन लोगों के तुम लोग आ जाओ हुकूमत में, इसको हमने हटाना है। तो मुझे बताएं उस सूरत में उस इंसान ने जिसने हुकूमत की है 3.5 साल की, उसको किस तरह से मत की होगी। तो इतनी मुश्किलें उठाई हैं, उसके बावजूद उन्होंने 40 साल के बाद डैम शुरू किए बनाने, उसको गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, शेल्टर्स बनाए, फिर एहसास प्रोग्राम, इतना खूबसूरत प्रोग्राम है कि अब दुनिया उसके ऊपर अपने मुल्कों में चाह रही है कि वो उस टाइप के प्रोग्राम शुरू करें। तो बहुत छोटा पीरियड था, उसके लिए मेरा ख्याल में गिला करना बनता नहीं। सही। अच्छा, दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल हमने देखा कि इतवार की रोज़ जो है वो वज़ीर आला KP का भी दौरा हुआ कराची में। तो आप इस दौरे को किस तरह समझती हैं? क्या बड़ा खुश आइन ये दौरा रहा है उनका? अवाम का जिस तरीके से जब गफीर भी बताया गया कि उनको अवाम की तरफ से बड़ी पज़ीराई मिली, हुकूमत सिंध के किरदार पर रोशनी थोड़ी सी डालेंगे आप? जी देखिए, सिंध की हुकूमत ने बहुत जबरदस्त वेलकम किया। हम लोग कितने खुश थे कि शुक्र है कि पंजाब से हट के यहाँ पे वेलकम हो रहा है, लोग बहुत रिगार्ड कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से उनको रिसीव किया गया। सईद गनी साहब गए खुद, बजाते खुद जाके उन्होंने टोपी और अजरक पहनाई और सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था।
फिर जब ये लोग हैदराबाद गए हैं, वापसी में पता नहीं क्या हुआ है, किसने इनको क्या कह दिया कि या तो मतलब चीफ स्टाफ की तरफ से ऑर्डर आया कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, इनको रोको यहाँ पे, वरना तो पता नहीं कैसा जलसा कर देंगे ये लोग। अब हालांकि पैसे हम लोग दे चुके थे जलसे के, सब कुछ हो चुका था, लेकिन सुबह रात 2 बजे से मैं कोई 12 बजे वहां से आई हूँ कायद के मजार से, उस वक्त तक सब ठीक था। लोग बॉनफायर जला के बैठे हुए थे, बलूचिस्तान से आए हुए सारे सब खुश गपियों में मसरूफ थे। इतनी देर में पुलिस वाले साहब आए, हमारे प्रेसिडेंट को लेके चले गए, उनसे बातें करना शुरू हो गया। फिर उसके बाद वापस आए वो साहब राजा अजहर, तो उन्होंने आके कहा कि आप लोग जाएं, कोई हालात बहुत गड़बड़ ना हो जाए, आप लोग जाए। खैर हम आ गए, जाहिर खवतीन थे, हमने आना था। अच्छा, ये जो आवाम थी वहाँ पे जिना ग्राउंड में, जो आवाम मौजूद थी, वाकई में शहर कराची की सिर्फ आवाम थी या दूसरे सूबे की थी? क्योंकि मेयर कराची की जानिब से बड़ा दावा, इंतहाई बेकार की बात है। दूसरे सूबों से कितने लोग आ जाएंगे? मैक्सिमम 100 बंदा आ जाएगा, अगर बहुत तीर मारे तो उससे ज्यादा तो नहीं आएंगे लोग, अगर कोई आ रहा है केपी से तो। वो तो उनके मुताबिक मैं बता रही हूँ, बलूचिस्तान से भी आए हुए, पंजाब से शायद 2-4 लोग हों, इसी तरह केपी से कोई 8-10 नहीं तो 100 लोग कर लें, लेकिन वो सारी अवाम कराची की थी। और ये नहीं कि सिर्फ पठान थे, सिंधी भी थे, बलोची भी थे और उर्दू स्पीकिंग भी थे, सबके सब थे। आपको पता ही है 24 सीटें हमने जीती थी कराची की, 24 सीटें सारी की सारी एमकेएफ को दे दी गई और एक पीपल्स पार्टी को इख्तियार बेग साहब को दी गई, हमारी डिफेंस की सीट जो खुर्रम शेरजवान की थी। तो जब लोगों ने इतने ज्यादा वोट दिए थे तो लोग कराची का ही होंगे ना। ये तो खामखा की कहने की बात है कि दूसरे सूबों से आ गए, पठान आ गए, पता नहीं पख्तून आ गए। तो भाई यहाँ पे सब रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, इतने ज्यादा पंजाबी हैं कि आप सोच नहीं कर सकते। जितना ये घरों में काम कर रहे होते हैं, इनकी बीवियां, इनकी बेटियां, वो तो मर्द तो पड़े होते हैं बिस्तर पे, वो पीते रहते हैं चर्च, पता नहीं क्या अल्लाह जाने। तो लेकिन इनकी तमाम औरतें और तमाम बेटियां काम कर रही होती हैं हर एक के घर में। तो पंजाब से आए हुए हैं ना, रोजगार के चक्कर में। ठीक है, ये तो अच्छी चीज है ना कि एक शहर कराची सबसे बड़ा शहर है। अब वो भले सिंध से आए लोग, पंजाब से आए, बलूचिस्तान से आए या केपी से आए, उनको अच्छा रोजगार मिल रहा है, वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं, ये तो एक अच्छी चीज है। लेकिन दूसरी जानब एक और चीज भी ये सामने आती है कि जहां पर हमने देखा कि जी तशद्दुद के वाकयात कराची में आने के बाद हुए। अब सवाल ये भी बनता है कि जब केपी से निकलते हुए कराची तक आए तो तब तक हमने जो वीडियोस मौजूद है सोशल मीडिया पे, या किसी किस्म का जो अभाम नहीं होना चाहिए लोगों को, किसी किस्म का एक गमला भी नहीं टूटा। लेकिन जैसे ही शहर कराची के अंदर दाखिल हुए हैं और ये जो ग्राउंड की जानिब बढ़े हैं तो वहां पे पुरतशद्दुद वाकया, जो कि पहले हमने देखा कि जी एक जो गाड़ी थी साफी बरादरी की, उसको जो है वो निशाना बना, चालक की गाड़ी को तोड़ा गया, फिर उसके बाद सहाफियों के साथ बदतमीजी के मामला है। तो इस पर क्या कमेंट करेंगे? इस जगह पे जिस टांगों के पीछे कि वो फट गई है उनकी स्किन, इस तरह मारे हैं इन्होंने, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, हाथ में डंडे लेके गुजरे जा रहे हैं। मुझे खैर कुछ नहीं कहा, देखते रहे, गुजरते रहे। मेरे अकलौती गाड़ी थी जिसमें पोस्टर लगा हुआ था और वो बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे थे, बस सामने से गुजरते हुए चले जा रहे थे। लेकिन उन्होंने मारा है, बहुत मारा है। 4 बजे के करीब ये गायब हुए और उसके बाद लोगों की जो यलगार आई है वो कोई तस्वीर नहीं कर सकता कि वो जगह जहाँ पे ना लाइट थी, ना कुर्सियां थी, ना बिजली थी, ना कोई स्टेज था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद लोग हैं कि बढ़ते ही जाए, बढ़ते। ठीक है नुसरत भाई साहबा, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जी आपकी एक न्यू रिपोर्ट जो सामने आई जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि गैर कानूनी जो भर्तियों के मामला हैं वो सामने आए हैं इस वक्त। और हम सिंध की बात कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी खास करके लेबर तबका हो गया, या अगर हम बात करें ड्राइवर हजरात की, हम बात करें मालियों की, हम बात करें अगर राइडर्स की, या डिस्पैच राइडर्स होते हैं उनकी बात करें, उनकी तकर्री करने के बाद उनको जो है वो समझ लें कि एक ओहदा तफवीज कर दिया गया है। गैर कानूनी भर्ती है, हमने इससे पहले भी देखा कि मुख्तलिफ अदवार में इस तरह के मामला सामने आए और अब भी आ रहे हैं। मुझे एक्चुअली आपकी बात समझ नहीं आई जी। मैं लोगों को भर्ती की, फिर उसके बाद क्या किया? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जी ड्राइवर हजरात हो गए, माली हो गए, और इसके साथ साथ जो जूनियर लोग होते हैं उन सबको 11 के ग्रेड पे तफवीज दे दी गई है और उनको जूनियर क्लर्क बना दिया गया है। आप समझते हैं कि खास करके इस तरह के जब मामला आए तो गैर कानूनी भर्तियों के ऊपर भी जो है वो बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो कोई तरीका नहीं है। क्लर्क, जूनियर क्लर्क हो या क्लर्क हो, वो पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। अब ये लोग जो ड्राइवर है या माली है या कोई और है या कुक है घर का, अगर आप उसको जूनियर क्लर्क बना देंगे तो वो तो 6ठी 7वीं क्लास भी नहीं पढ़े हुए होते ये।
तो ये किस तरह उस ओहदे के साथ ये इंसाफ कर सकते हैं? ये तो ये सिर्फ ये होगा कि जिस तरह पहले इन्होंने किया था ना कि कोई भी वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उसमें होता था कराची के लोगों के लिए नहीं है जी। तो ये इस तरह की चीज होगी कि अंदरूनी मतलब वजारतों की और हम कहें कि नौकरियों की बंदरबाट जो है वो अभी भी जारी है, ऐसा ही है? बिल्कुल, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले मामलात है। मुजम्मिल यासिर को सवाल करना चाह रहे हैं। नौकरी दे देते हैं तो फिर उनको वोट भी देंगे वो। जी मुजम्मिल, क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि ये ग्रेड 11 में इनको तरक्की दी गई है, भर्ती तो ये पहले थे, मैं आपको पूरी बात बताऊं, ये मैंने ही खबर ब्रेक की है। ये ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन थे, इसमें कुछ वॉचमैन थे, कुछ नायब कासिद हैं और ड्राइवर वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ लोग हैं। अब इनको हुआ ये कि 9 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 83 के करीब लोग हैं, जिसमें 7-8 ऐसे लोग हैं जो कि जूनियर क्लर्क नहीं बन सकते अगर उनकी सर्विस को 10 साल भी हो जाए। ये कैडर तब्दील किया गया है। इसके ऊपर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ होगा? भी हमारी थोड़ी देर पहले कानूनदान से बात हो रही थी, उनका कहना था कि ये चीज़ जो है चैलेंज हो सकती है कोर्ट के अंदर। नोटिफिकेशन जारी किया है प्रोसिक्यूशन जनरल जो सिंध है कायम मकाम मुंतज़िर मेहदी, उनसे भी जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हम ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया कानून के मुताबिक, लेकिन दूसरी जानिब आपके जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले जो आज़ाद उम्मीदवार हैं लेकिन हिमायत याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका जो रवैया, मैंने उनको पर्सनली जब ये चीज़ बताई, मैंने ये चीज़ है तो उनका ये रवैया तो हो गया, हम क्या करें। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ ये रोल है कि बात करने के लिए आप लोग असेंबली में बात कर लेते, जब आप तक कोई चीज़ पहुँचाई जाती है तो आप लोगों ने उस पर बात नहीं करनी। इसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है हमारे यहाँ। असल में जो लीडरशिप है ना, सिंध की लीडरशिप की बात नहीं मैं कर रही, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की लीडरशिप की बात कर रही हूँ। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सियासतदान नहीं है, जिनको बगैर कुछ किए, बगैर कुछ कहे, कोई मेहनत, एक पैसा नहीं उनका लगा। खान साहब ने जिसको खड़ा किया वो इलेक्शन जीत गया। अब जब ये जीत गए इलेक्शन तो ये तकरीबन कॉम्प्रोमाइज है। मैडम वो आपकी जमात से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। की बात कर रही हूँ मैं, अपनी जमात की बात कर रही हूँ। हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो इस्लामाबाद में और लाहौर में और पंजाब का हैं, दे आर ऑल कॉम्प्रोमाइज। अगर नहीं होते तो इस वक्त ये वाली हालत होती, कब से खान साहब को निकाल चुके होते ये लोग। ये सिर्फ अपनी जो सीटें इनको अचानक मिल गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी सीटें जिसका इन्होंने कभी तस्वीर नहीं किया था, अचानक फेमस हो जाते हैं। शेर अफजल मरवत को देख लें, किस तरह उसकी पजीराई हुई, सब कुछ हुई, लेकिन वो अंदर ही अंदर जड़े काट रहा था। हमारे पता चल गया, निकल गया। लेकिन इस तरह के और हजारों लोग होंगे जो ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर इतना मतलब कहने का हमारे वकील का और सूबाई असेंबली के मेंबर का, तो ये मेरे ख्याल में कोई अच्छी चीज नहीं। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा, वो ये कि बानी पीटीआई ने जब वजीर आजम थे कराची का दौरा किया था, कराची के एक पैकेज का ऐलान किया था, वो अब तक क्यों नहीं दिया जा सका था? 3.5 साल वो इक़्तिदार में रहे, कराची के लोगों को वो पैकेज के पैसे क्यों नहीं दिए जा सके? नहीं थे उस वक्त हमारे पास, आपको पता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। कोरोना डेज शदीद थे जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हमारा पैसा लग रहा था। लोगों को 12-12 हज़ार रुपए दिए जा रहे थे, मौतों को रोका जा रहा था, वैक्सीन लगाई जा रही थी, सब कुछ हम लोग कर रहे थे और पूरे दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया। और शायद तीसरे नंबर पर मुल्क था जिसने अमवात को रोका। आपके पड़ोस में, आपके अमेरिका में, स्पेन में, इटली में इस कदर अमवात हुई है जो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन खान साहब की जो अक्लमंदी थी उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, क्योंकि जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे थे उस पर बाजवा समेत बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन वो उसके ऊपर डटे रहे। अब इन हालात में अगर हम गिला करेंगे ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, तो वो मेरे ख्याल में। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि संडे वाले दिन आप हैं कौन? आप भी एंकर? मुज़म्मिल यासिर हमारे साथ ही होते रिपोर्टर हैं, लेकिन वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर सा है यहाँ पर, और हम चाहेंगे नुसरत भाई साहबा कि आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें, आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ साथ कादिर राजपीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मुज़म्मिल यासिर आप भी स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन आपका सवाल जो एक अधूरा है वो ज़रूर कीजिए ताकि हमारे वाले प्रोग्राम में ज़रूर आपके इस प्रोग्राम को भी शामिल। मैडम मुझे ये बताइएगा कि रिसेंट में जब संडे वाले दिन पीटीआई ने जो जलसा करना था कराची में, उसमें मीडिया के जो वर्कर्स थे, कैमरामैन हो गए या डीएसएनजी वगैरह को नुकसान पहुंचाया गया, वो पीटीआई के थे या नहीं थे, लेकिन जलसे में आपके लोग थे, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई स्टेटमेंट नहीं है। बस अफसोस ये पहली बार नहीं हुआ। आप इसकी इंक्वायरी के लिए बात करेंगे अपनी जमात के अंदर, आप इस पूरी चीज़ पे मजम्मत करेंगी?
ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि वक्त भी बहुत मुख्तसर सा और मेरे ख्याल से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, सवाल आपका वैलिड है, वहीं पर ही ज़ाहिर इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त मौजूद, और इंतज़ामिया खास करके हुकूमत सिंध के हवाले से मैं कहूँगा कि जी वो लाजमी तौर पर इसके ऊपर एक कमेटी भी बना चुकी है और इसका फैसला बहुत जल्द सामने आ जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। ज़िंदगी हालात में दिया साथ तो होगी आप लोगों से फिर मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।